हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं एंड यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है ये क्लास 8 की जो जियोग्राफी है। और हम लोग आपको पता ही है कि जो कोर्स है हमारा एसएसटी का, उसको हम एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल बुक्स हैं वहाँ से कवर कर रहे हैं एसएसटी के पोर्शन को। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर नंबर 4 है उद्योग, ये है कक्षा 8 की जो आपकी भूगोल है, जियोग्राफी है, ये उसका चैप्टर नंबर 4 है। ओके, और इसके बाद आपका सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचेगा, उसका नाम है मानव संसाधन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मानव संसाधन हम पढ़ लेंगे और फिर आपकी कक्षा 8 की जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 6, 7, 8 तीनों क्लास की जो जियोग्राफी रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स बचे हैं और फिर पॉलिटी बची है, उसको कवर कर लेंगे। ओके, और ये आपकी क्लास नंबर 18 रहेगी जियोग्राफी में। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो क्लास नंबर 18 रहेगी। इससे पहले 17 क्लासेज हो चुकी हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम पूछे गए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्लास। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। उद्योग की बात करेंगे इसमें हम, किसकी बात करेंगे? उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की जो आपकी नोटबुक है, आपके पास जो कॉपी किताब होती है जो आप यूज़ करते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? सही है। विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से उपयोगी वस्तु बनाना। कोई कच्चा माल है, उससे अपने लिए उपयोगी चीज़ बनाना। ठीक है, जैसे कपास से कपड़ा बनाया जाता है। कपास से कपड़ा बनाया जाता है। डायरेक्ट कपास को हम प्रयोग में नहीं ला सकते। कपास से कपड़ा बना करके उसको प्रयोग में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड विनिर्माण। ठीक है, जैसे आपने शुगर केन देखा होगा, आपने गन्ना देखा होगा। ठीक है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। डायरेक्ट गन्ने को हम प्रयोग में नहीं ला सकते, हम गन्ने से चीनी बना करके प्रयोग में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड विनिर्माण। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है कि जो हमारे पास किताब कॉपी होती है वो विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे तक पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। ठीक है, जो कॉपी हमारे पास है, जो पेज हमारे पास आते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक वृक्ष से, एक पेड़ से होती है। उस पेड़ को काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है पेड़ काट दिया गया, पेड़ को मशीनों तक पहुंचाया गया, वहां उसमें जो भी संशोधन करना है, ठीक है, वो किया जाता है, उसकी लुगदी बनाई जाती है और फिर उस लुगदी में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, फिर कागज तैयार होता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पन्नों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को यानी पन्नों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध करके पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है और इस प्रकार से कॉपी किताब हमारे हाथों तक पहुंचती है। ये आप सामने पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एक पेड़ है और ये जो पेड़ है ये बांस का है। ठीक है, ये बांस लगा हुआ है, यहाँ से ये कहानी शुरू होती है और फिर यहाँ तक ये जो है कागज़ बन करके इस तरीके से तैयार होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से समझते हैं। देखिएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप की बात करेंगे। द्वितीयक क्रियाकलाप कहें या विनिर्माण, इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो कच्चा माल होता है भाई, डायरेक्ट कच्चा माल आप किसी को बेचेंगे, खरीदेगा नहीं। अगर कोई खरीदेगा तो बहुत सस्ते दाम पर खरीदेगा। उसको क्या करना है? अधिक मूल्य का उत्पाद बनाना है, अधिक मूल्यवान चीज़ बनानी है, उसमें चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने गन्ने से चीनी बना दी जाती है ना, तो ये क्या हो गया? जिस तरीके से गन्ने से चीनी बना दी गई, तो चीनी क्या है? बहुत मतलब मूल्यवान चीज़ बना दी गई है ना। डायरेक्ट गन्ना कौन खरीदेगा, कौन उपयोग मिलेगा? तो चीनी बना दी गई, कपास से कपड़ा बना दिया गया। ठीक है, ये विनिर्माण हो गया, उससे वैल्यूबल चीज़ बना दी गई। आपके पेड़ से जो है कि पेज
बना दिया गया, है ना, और एक पेज 1 रुपये का बिकता है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें वैल्यूबल हो जाती हैं। जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ जो है प्रैक्टिस बुक के रूप में आपके सामने आ गया। ये विनिर्माण की प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। उद्योग का संबंध किससे है? उद्योग का जो संबंध है वो आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। भाई उद्योग जो है ये क्या है? आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, खनिजों के निष्कर्षण से संबंधित है या फिर सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है हमारा उद्योग, खनिजों के निष्कर्षण से संबंधित है और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। अभी हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। लोहा और जो इस्पात उद्योग है ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इससे संबंधित हैं। कोयला जो है ये खनन उद्योग कोयलों को धरती से निकालने से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग जो है इसमें कोयला खनन उद्योग इसमें क्या होता है? कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। फिर आई बात सेवा की व्यवस्था, और पर्यटन क्या है? पर्यटन जो है यह सेवा देने से संबंधित एक उद्योग है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे समझा उद्योग के बारे में। अब उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है, कौन सा उद्योग क्या कहलाता है या किस उद्योग में क्या होता है। जैसे उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। इसके आधार कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को बांट सकते हैं, आकार के आधार पर बांट सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व का मतलब जिसमें किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है। ओके, कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। भाई कच्चे माल के उपयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो कृषि पर आधारित, जैसे कि आपका गन्ना हो गया, कोई खनिज हो गया, समुद्र पर आधारित, समुद्र से कुछ चीज़ें निकाली गई फिर उसको कैसे मार्केट तक पहुंचाया जाता है, वन पर आधारित हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम पहले बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग की। किसकी बात करेंगे? कृषि आधारित उद्योग की बात करेंगे। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं? कृषि आधारित जो उद्योग होता है इसमें वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का यूज किया जाता है, जंतुओं का यूज किया जाता है, उनसे कोई अवेलेबल चीज़ बनाई जाती है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। कोई खाद्य संसाधन हो गया, वनस्पति से, है ना, तेल निकाला जाता है, जैसे कि सरसों खेत में रहती है ना, किसान उसको पैदा करता है फिर उसे तेल बनता है। तो ये जो उद्योग है कृषि आधारित उद्योग होता है। सूती वस्त्र उद्योग हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, ये सभी कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा खनिज आधारित उद्योग। क्या होते हैं? खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं। पूछ लेगा आपसे खनिज आधारित उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जो खनिज अयस्क होते हैं उनका ये उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। अयस्क से यानी कि जो भी लोहा निर्मित किया जाता है, अयस्क से जो भी लोहा बनता है वह खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे भारी मशीनों के रूप में, भाई जो लोहा है वो क्या है, जैसे भारी मशीनें बनाई जाती है उसमें इसका प्रयोग होता है। भवन निर्माण सामग्री जो होती है घर को बनाने में उसमें प्रयोग किया जाता है। रेल के डिब्बे बनाने में हम लोहे का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। भाई सागरों या महासागरों से जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनका उपयोग हम यहाँ पे कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है और मछली तेल जो निर्माण है वो इसके उदाहरण है। भाई मछली हमें कहाँ से मिली है? मछली हमें सागरों महासागरों से मिली है, ठीक है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, उस मछली का
तेल निकालते हैं और तेल निकाल करके हम उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे जो भी महासागर से हमें उत्पाद प्राप्त हुए, कच्चे माल के रूप में प्राप्त हुआ, उसको हम क्या करते हैं, मार्केट तक पहुंचाने के जो प्रोसेस है वो समुद्री आधारित उद्योग कहलाता है। वन आधारित उद्योग जो होता है, वनों से जो भी उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे लुगदी एवं कागज हो गया, औषध रसायन हो गया, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग माने जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आकार के आधार पर भी हम इसको जो है उद्योग को बांट सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, यानी कि जितनी राशि इसमें इन्वेस्टमेंट जितना हुआ है, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है कि किसमें कितना निवेश हो रहा है, किसमें कितने लोग लग रहे हैं काम में, और उत्पादन की मात्रा कितनी है। ये हो गया उसका आकार। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने? दो। कौन कौन से? एक तो लघु आकार का उद्योग हो गया और एक हो गया बृहत आकार का उद्योग। ठीक है। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उदाहरण हैं। ठीक है। इसमें कुटीर या जो घरेलू उद्योग होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। ये छोटे उद्योग होते हैं, ये लघु उद्योग होते हैं। टोकरी बुनाई क्या है? हाथों से बनाई जाती है, कुटीर उद्योग है। ठीक है, घरेलू उद्योग है। मिट्टी के बर्तन हो गए, कुम्हार बनाते हैं, आपने देखा होगा। अन्य हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं, जो व्यक्ति अपने घर पर हाथों से बना रहा है। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग वो होते हैं जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और जो है हल्की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक। जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है उसमें पूंजी अधिक लगेगी, है ना। हाई जो है टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ठीक है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। भाई रेशम की बुनाई हो रही है, ये छोटा उद्योग है। ठीक है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनें बनाई जा रही हैं, ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये जो ताल मखान आप देखते हैं मार्केट में, वो इस तरीके से यहाँ तालाबों में तैयार किया जाता है। यहाँ से निकाल करके फिर घर पर इसकी जो है पूरी मरम्मत होती है, फिर हम मार्केट में पहुँचता है ये। इसी तरीके से और भी छोटे छोटे काम हैं जो कि जो है लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं दिखाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामित्व की बात करते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होता है उसको डिवाइड किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप समझिए कि इसमें निजी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, राज्य स्वामित्व के अंतर्गत कौन कौन आता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का अपना खुद का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनका जो स्वामित्व होता है, उनका जो हेड होता है, वो या तो कोई एक व्यक्ति होगा या कोई समूह मिलकर के, 4-6 लोगों का समूह मिलकर के इस उद्योग को चला रहा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व होता है और संचालन वो सरकार करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं उनका संचालन सरकार करती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनियां होती हैं इनका संचालन सरकार करती है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का देखिएगा, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन जो है वो राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण माना जाता है। फिर आता है सहकारी। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व होता है और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों या फिर दोनों के द्वारा होता है। ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण माने गए हैं। जैसे यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, तो इस तरीके का, ये कोई जरूरी नहीं कि सुधा का ही हो, सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी ही हो, और भी इस तरीके के उद्योग हो सकते हैं जो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप ठीक से समझ लेंगे।
उद्योगों के स्थिति संबंधी कुछ कारक हैं, जैसे यहाँ पे संचार है, परिवहन की जरूरत है, भूमि है, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे कारक जो देखिए उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। वे कारक जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता होना या मतलब उपलब्धता कम होना, भूमि ठीक न होना, जल पर्याप्त मात्रा में न मिल पाना, शक्ति, पूंजी, परिवहन की व्यवस्था न होना, बाजार का गिरना या सही बाजार न होना, इनसे क्या होता है, जो उद्योग होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। भाई अगर कच्चा माल अच्छी मात्रा में मिल रहा है तो उद्योग हमारा जो है उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, और अगर कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो रही है तो उद्योग गिरता चला जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। परिवहन अच्छा है तो क्या होगा, उद्योग बढ़ जाएगा। परिवहन ठीक नहीं है, लाने ले जाने की समस्या है, ठीक है, बाजार ठीक नहीं है तो फिर उद्योग गिर जाएगा। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, वहीं पर उद्योग ये तैयार किए जाते हैं, यानी कि वहीं पर उद्योग ये किए जाते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य जो संरचना है जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। औद्योगिकरण से अक्सर नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। औद्योगिकरण से ही नगरों और शहरों का विकास किससे होता है, औद्योगिकरण से। ठीक है, वहाँ पे औद्योगिकरण होगा, वहाँ कोई उद्योग होगा, फैक्ट्री लगाई जाएगी, लोगों को श्रम मिलेगा, वहाँ की जो चीज़ें रहेंगी वो उस फैक्ट्री तक पहुँचेंगी, उद्योग तक पहुँचेंगी, है ना, वहाँ की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से उस क्षेत्र का विकास होगा, वृद्धि होगी। अब यहाँ पे हम औद्योगिक तंत्र की बात करते हैं। देखिएगा, औद्योगिक तंत्र में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इन्वेस्टमेंट में कच्चा माल, श्रम यानी कि मेहनत, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और जो अन्य संरचनाएं होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। प्रोसेस में कई तरह के एक्टिविटीज इसमें शामिल हो जाती हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करती हैं। ठीक है, जो कच्चा माल होता है उसको तैयार माल में या जो है कि एक सही क्वालिटी में उसको बाहर निकालती हैं। निर्गत जो है, निर्गत यानी कि जो लास्ट आउटपुट होता है, अंतिम उत्पाद, इससे अर्जित आय होती है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, मानव की मेहनत, मजदूरी, ठीक है, कारखाना और परिवहन जो लागत है वो निवेश हो सकते हैं। भाई मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है, अब इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो इसमें आपको कपास चाहिए होगा, मानव श्रम भी लगता है, ठीक है, कारखाना भी चाहिए, परिवहन लागत भी होती है, ये सब इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फिर इसमें प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस में इसकी ओटाई होगी, कटाई होगी, बुनाई होगी, रंगाई होगी, छपाई होगी, ये पूरा प्रोसेस चलता है। फिर कमीज जिसे आप पहनते हैं वो इसका उत्पादन हो जाएगा, वो इसका निर्गत कहलाएगा। इस तरीके से ये पूरा निवेश, प्रक्रम और निर्गत कहलाता है, चलता है। औद्योगिक प्रदेश की अगर बात की जाए, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांट भी लेते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ ले विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, क्या पूछ ले, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो वो पूर्वोत्तर अमेरिका हो जाएगा, पश्चिमी और मध्य यूरोप हो जाएगा, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः कहाँ स्थित होते हैं, तो मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं वो मोस्टली शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ स्थित होते हैं, समुद्री पत्तन के समीप स्थित होते हैं और कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं, जहाँ से इनको ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकें। ठीक है, यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, औद्योगिक प्रदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैप आपको वहाँ ढूंढने के लिए देगा नहीं, तो इसको कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ओके, ठीक है, यहाँ पे जैसे इस कलर, ये जो आप कलर देख रहे हैं, विश्व की औद्योगिक पट्टी जो है ये सब इस कलर से है, और ये जो ब्लैक कलर में आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये औद्योगिक प्रदेश हैं ये। ठीक है, चलिए बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, भारत में एक नहीं अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह हो गया, बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु प्रदेश हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश हो गया,
छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये क्या है? ये भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, देखिएगा, औद्योगिक विपदा। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। औद्योगिक विपदा, यूनाइटेड कार्बाइड फैक्ट्री जो है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। उद्योगों में दुर्घटना और विपदा मुख्य रूप से जब तकनीकी विफलता होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में कमी आती है, कहीं ना कहीं विफल होती है टेक्नोलॉजी, या संकट उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ के बेतरतीब उपयोग जब हो जाते हैं, उल्टे सीधे उपयोग हो जाते हैं, तब ये घटनाएं घट जाती हैं। भोपाल गैस त्रासदी आपने सबने सुना होगा। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 पे ये घटना घटी। अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है ये, जो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। 1989 में सरकारी सूचना के अकॉर्डिंग 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत हो गया, आंत्र शोथ विकृतियां आदि से वो पीड़ित हैं। तो इस बात में आप ध्यान रखिएगा। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे हुई थी, और ये अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण दुर्घटना हुई, जिसमें जो यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, इनका रिसाव हो गया था। और 1989 की जो सरकारी सूचना है उसके हिसाब से 35,598 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और है पॉइंट, 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगागिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ये कहाँ की बात है? चीन की बात है। चीन के गाओ कायो चोंगकिंग में हुई थी ये गैस कूप विस्फोट, और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण बेचारे मर गए। वो जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़ों गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ओके, यहाँ पे एक बचाव अभियान चल रहा है गाओ कायो में, चीन की बात हो रही है यहाँ पे, और ये दुर्घटना 23 दिसंबर 2005 की है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो जोखिम होते हैं इनको कैसे कम किया जा सकता है, एक नज़र डाल लीजिए। आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, लोग बहुत घनी मात्रा में बसे हुए हैं, तो उनको जो है औद्योगिक क्षेत्र के आसपास नहीं रखना चाहिए, या फिर औद्योगिक क्षेत्र ही उस एरिया में ना हो। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को भी उन्नत किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो जोखिम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक पॉइंट आपके सामने यहाँ मिलेगा, क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन से उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं, तो उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आपकी सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं, जो सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज भी अभी उभर रही है। ठीक है, और प्रमुख उद्योगों का वितरण अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, जो प्रमुख उद्योग है उनका वितरण कैसे हुआ। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 ये दे देगा, एक और दे देगा। ठीक है, 4 में से एक जो गलत होगा वो आपको ढूंढना होगा, 3 तो ये सही है। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग स्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। यहाँ पे क्या है, लोहा इस्पात उद्योग स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा आपसे
कि वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग स्थित हैं कौन से हैं? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में केंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में हैं। इनको नोट कर लीजिए, ये लाइन भी यहाँ से लेकर के ये लाइन नोट कर लीजिए, यहाँ तक ये लाइन यहाँ तक नोट कीजिए, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र कहाँ हैं? मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है स्थित हैं। यहाँ से हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग की। एक तो वर्ड है यहाँ पे प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपा करके फिर उसको निष्कर्षित किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग की बात कर लीजिए, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक पॉइंट। लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आउटपुट शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग किस तरह का उद्योग है? यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा प्रगलन क्या है, ठीक है, जहाँ पे इसको क्या होता है, ये प्रगलित होता है और इसके बाद यह परिशोधित होता है। भाई परिशोधित का मतलब होता है रिफाइंड करना, किसी चीज़ को रिफाइंड करना, है ना, यानी कि शुद्ध करना किसी चीज़ को। फिर ये परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस्पात कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है और इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा और एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिला करके इनकी मिश्र धातुएं भी बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस्पात अक्सर आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा गया है? इस्पात को। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ेंगे। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं और इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। कृषि के यंत्र भी इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, बिजली अच्छी मात्रा में मिले, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, यानी कि जहाँ पे कोयला अच्छी मात्रा में मिल जाए उसके पास, नहरों और रेलवे के निकट थी, ठीक है। चलिए 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था, बड़े लेवल पे काम होने लग गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। ये जो जिसकी बात हो रही है, जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए क्या हुए? ये विकसित हुए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें कहा गया है 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम स्थिति यहाँ पे दिखा रहा है। 1800 से पूर्व सर्वोत्तम स्थिति इस तरीके की यहाँ की दिखा रहा है और 1950 से अब तक की सर्वोत्तम स्थिति जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील स्थिति, यहाँ पे बदलती हुई स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पूरी तरीके से इनको नदी वगैरह, पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी,
फिर इनको यहाँ पे लाया गया और 1800 से पहले की स्थिति यहाँ ये थी और फिर लास्ट में यहाँ पे इसको जो है कि स्थित कर दिया गया ताकि इसको चारों तरफ से पानी भी मिल सके, पानी की पूर्ति भी हो सके। चलिए, तो अब बात यहाँ पे होती है सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है कोई भी एग्जाम हो आपका। जैसे भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर, है ना, ये क्या है, एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, नोट किए, लिख लीजिए तुरंत। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है। अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आइए जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहा गया। सर क्या कहा गया? टिस्को। आपसे टिस्को का पूरा नाम भी तो पूछ लेगा। टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कंपनी तक, यहाँ तक याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टिस्को भी कहा जाता है। यह निजी स्वामित्व में था, इसका मतलब एक व्यक्ति का अधिकार था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। ध्यान दीजिए, ये जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी शुरुआत झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में की गई थी। बाद में साकची का नाम बदल करके जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर माना गया है या है। यहाँ पे भी एक जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो इस तरीके का ये जो गुलाबी कलर की लाइन है, ये मुख्य सड़कें हैं और ये जो है ये रेलवे लाइन है। और इसी तरीके से जैसे और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। इससे कुछ खास बस आप समझ लीजिए, देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिए फटाफट। देखिए, साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। उसके पीछे कई रीजन थे कि इसी को क्यों चुना गया, यहाँ पे इस्पात को केंद्रित किया गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला मिल जाता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क मिल जाता है, चूना पत्थर मिल जाता है, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त हो जाता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती रहती है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से, खरकई और स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पे मिल रही है। ये खरकई नदी है, यहाँ से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ से इसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। ठीक है, चलिए, नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती रहती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हुई है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय उद्योग के लिए लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत संरचना के लिए किस पर निर्भर हैं? तो लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। यहाँ से हम बात करते हैं पिट्सबर्ग की। पिट्सबर्ग क्या है देखिएगा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पिट्सबर्ग। यहाँ से पिट्सबर्ग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो ध्यान दीजिएगा। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे उसको स्थानीय सुविधाएं जहाँ ये है वहाँ मिल जाती है। कच्चा माल जैसे
कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लैक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और ओहियो, मोनोगहेल, गहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं ग्रेट लैक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। ये ग्रेट लैक्स के नाम हैं। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही थी, इसका एक चैप्टर बचा है लास्ट, उसका नाम है मानव संसाधन। यह चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे अभी इसके बाद, और ये जो मानव संसाधन है चैप्टर कल मिलेगा आपको 2 बजे। ठीक है, ये मानव संसाधन पढ़ने के बाद कक्षा 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ कक्षा 8 की नहीं, कक्षा 6 की पूरी ज्योग्राफी, कक्षा 7 की पूरी ज्योग्राफी, कक्षा 8 की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हमारी कल हो जाएगी 2 बजे की क्लास में। ठीक है, इसके बाद बचता है हिस्ट्री और पॉलिटी, इसको भी हम फटाफट से कवर कर देंगे। ओके, और जो आपकी CDP की क्लास है वो हमारे बड़े चैनल स्मार्टर एवरीडे पर चल रही है, वहाँ से आप उस क्लास को देखिएगा। थैंक यू सो मच।